guys, welcome to online study. So dear guys, today we will study lesson 2 नए राजा और उनके राज्य। इतिहास क्लास 7 का ये सेकंड चैप्टर है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बारे में। ये जो तीनों वंश थे राज्य थे, इन्होंने क्या करते थे, इन्होंने गंगा घाटी में जो है कन्नौज नगर है, वहाँ पर इन्होंने एक संघर्ष किया, क्योंकि वो जो कन्नौज नगर था बहुत ही प्रसिद्ध नगर था, बहुत ही अच्छा नगर था, तो उसके लिए ये लड़ाई की करते थे। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा टैक्स के बारे में कि कैसे वो प्रशासन करते थे। तो आज हम जो है चोल राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चोल राज्यों, अब इनका जो है, इनके जो पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। चोल राज्य जो है रेड कलर में दिखाई दे रहा है। पांड्यन, मदुरई, उरेयर, कोची, ये जो थे इनके सभी के ये प्रशासन एरिया था, ये इनकी सीमाएं थी। और इनके जो पड़ोसी राज्य थे, इनके साथ जो इनकी सीमाएं लगती थी। कलिंग जो उड़ीसा में, और चालुक्यों के साथ जो है इनकी सीमाएं लगती हैं। उरेयर से तंजावुर तक ये चोल वंश जो है, फिर ये कैसे सत्ता में आया। कावेरी डेल्टा में क्या है, मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटा सा परिवार जो था, मुखिया जिसकी मतलब सत्ता थी। कांचीपुरम में पल्लव राजाओं के कुछ मातहत होते थे। तो उरेयर के जो चोल वंश थे, वहाँ का एक मुखिया क्या करते थे, 9वीं सदी में उन्होंने क्या किया, उन्हें विजयालय ने 9वीं सदी में मध्य मुटियारों को हराया उन्होंने। और इस डेल्टा मतलब डेल्टा क्या चीज़ होती है, एक त्रिभुज की तरह एक प्ले स्थान होता है, 3 कोनों की तरह जो है, उसको डेल्टा कहते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया और वहाँ पर उन्होंने उस तंजावुर शहर और निशुंभ शूदनी देवी का भी मंदिर बनवाया। अब ये क्या करते थे, अपने आप को जो है दर्शाने के लिए जो है मंदिरों का निर्माण करते थे, जैसा कि अन्य राजाओं ने किया हुआ। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और धीरे धीरे उसका क्षेत्रफल और शक्ति जो थी मतलब दोनों ही बढ़ गई। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके, इन राज्यों के वो हिस्सा बनाए गए। राज प्रथम ये राजा था जो चोल शासकों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और ये राजा 985 ईस्वी में राजा बना और उसने क्या किया, बड़े सारे क्षेत्रों पर जो अपना नियंत्रण किया और अपना साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद जो है राग के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी जो कार्यनीतियाँ थीं, जो काम थे, उनको जारी रखा। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला किया और इन अभियानों ने उसने एक अपनी जल सेना भी तैयार की। अब इससे आगे क्या है, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला कि राज और राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर की स्थापना की उन्होंने। और ये मूर्ति कला के बड़े ही मतलब प्रसिद्ध चमत्कार हैं कि किस तरह इतने सुंदर बनाए हुए थे उन्होंने। कि चोल मंदिर में अक्सर क्या होता था, वहाँ पर आसपास मंदिर स्थापित हुए, तो इनके साथ साथ जो है छोटे छोटे मतलब बस्तियाँ बन गई, वहाँ पर उनके केंद्र बन गए, वहाँ पर शिल्प उत्पादन के केंद्र बने। और ये मंदिर शासकों और लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इन मंदिरों के जो आसपास जो लोग रहते थे और वो जो काम करते थे, जैसे पुरोहित होते थे, मालाकार, बावर्ची, संगीतकार, नर्तक आदि। दूसरे शब्दों में क्या है कि मंदिर क्या है, सिर्फ पूजा आराधना के साधन ही नहीं थी, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशेषता कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल काल में क्या था, कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में मानी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं जो थी वो भक्तों की भी बनाई गई हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर, इसमें छत जिस तरह से रक्षा पतली होती गई, उस पर देखो धीरे धीरे जो है ऊपर से और पतली होती गई है। उसको सजा बहुत ही अच्छे तरीके से पत्थरों से बनाया गया, सजाया गया है। नेक्स्ट जो है एक चोल कांस्य प्रतिमा, इसे बड़ी सावधानी के साथ अलंकृत किया गया है
बहुत ही अच्छी तरह से नकाशा गया है। कृषि और सिंचाई का किस तरह मतलब वहाँ पर करते थे, वो कृषि कैसे करते थे और सिंचाई के क्या क्या साधन थे, किस प्रकार सिंचाई करते थे। तो चोल काल में क्या कई विकास हुए। कावेरी नदी जो थी वो बंगाल की खाड़ी में मिलने से क्या छोटी छोटी शाखाओं में बंट गई और उसकी शाखाएं जो बार बार क्या थी, वे पानी वगैरह को मतलब खींची थी, जिससे किनारों पर क्या उपजाऊ मिट्टी जमा होने की होती थी। और इनसे क्या होता था कि कृषि विशेषता मतलब चावल की खेती वो बहुत ही अच्छी होती थी। तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि से पहले विकसित हो चुकी थी, वो हिस्से जो थे वो कृषि से पहले विकसित हो गए थे। 5वीं और 6वीं सदी में आकर जो है इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई और वहाँ आकर जो है बड़े पैमाने पर खेती शुरू होने के लिए क्या किया, लोगों ने जंगलों को साफ किया। और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया गया। डेल्टा क्षेत्रों को बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खत्म हो जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था, वो भी किया गया। कई क्षेत्रों में साल में क्या था 2 फसलें उगाई जाती थी, जैसे कि तमिलनाडु में यहाँ बताया गया कि हौद से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को किसी द्वारा जो है उसको नियंत्रित किया जाता था और खेत को सिंचा जाता था। फसलों की सिंचाई जो थी वो कृत्रिम रूप से करना तो किए करते थे और उन्होंने अलग अलग पद्धतियाँ अपनाई, अलग अलग मेथड अपनाए। कुछ इलाकों में उन्होंने क्या किया, कुएँ वगैरह बनवाए, खुदाई की और कुएँ बनवाए। कई जगहों और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सरोवर बनाए, छोटे छोटे तालाब बनाए। क्यों? क्योंकि सिंचाई के लिए जो था थोड़ी योजना की ज़रूरत होती थी, श्रम साधनों की ज़रूरत होती थी और पानी का वो की बंटवारा करते थे वो। सामान्य प्रशासन साम्राज्य का अब प्रशासन किस प्रकार था, कैसा था और कैसे काम करता था। किसानों की बस्तियाँ क्या थी, उनको मतलब उर बोलते थे, उर कहलाती थी वो। सिंचित खेती के साथ बहुत ही समृद्ध हो गए थे और गांवों के समूह को क्या कहते हैं, गांवों का बड़ा समूह उसको बोलते थे नाडू। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कार्य करते थे। बेलाल जाति के धनी किसानों को मतलब केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण था। उनमें से कई धनी जो थे ये लोग भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में जो है मूवेंद वेलन में अर्थात क्या बताया गया, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान। वेलन अर्थात किसान, जो मतलब पिसता रहता है किसान। आरियार मतलब प्रधान जैसी उपाधियाँ, जैसे हमारे यहाँ प्रधान होते हैं वैसे इस तरह के मतलब पद उनको जो सौंपे जाते थे। अब भूमि के प्रकार कैसे थे, भूमि किस प्रकार मतलब डिवाइड की जाती थी। बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। देवदान तिरुन मटुकनी भूमि, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पलिचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो इस तरह भूमि का जो अलग अलग नामकरण किया जाता था। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख में भूस्वामियों की एक सभा आयोजित की जाती थी और सभाएं क्या बड़ी ही कुशलता के साथ काम करती थी। तो तमिलनाडु में एक चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से कुछ अभिलेख मिले हैं कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों, इनकी देखरेख जो थी वो सभा में विभिन्न कमेटियां जो थी वो करती थी। इनमें सदस्यता के लिए कुछ लोग होते थे जो टिकटों को ताल पत्थर के छोटे से टिकटों को लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख देते थे और किसी छोटे लड़के को हर कमेटी समिति के लिए जो है एक के बाद एक टिकट निकालने को कहा जाता था। मतलब यहाँ पर क्या कमेटी के सदस्यों का चुनाव कैसे होता था, लॉटरी के द्वारा किया जाता था। आगे बताया गया है कि अभिलेख और लिखित सामग्री कि एक सभा के सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को क्या क्या उनमें योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या उनके पास होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि सभा की सदस्यता लेनी है तो इच्छुक जो लोग हैं उससे ऐसी भूमि का मालिक होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र जो है 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, तभी वो जो है सभा का सदस्य बन सकते हैं। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और फिर उन्हें ऑनेस्ट होना चाहिए। और यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी कमेटी का सदस्य रहा है और वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है,
3 सालों में एक कमेटी में बना हुआ तो दूसरी कमेटी का सदस्य नहीं बन सकते। और जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। कि मतलब ये जो थे चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थीं। ये जो शर्तें हैं ये आपको बताई जा रही हैं कि कौन कौन सी शर्तें थीं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।